ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इतने खतरनाक लोग हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का स्पेल पढ़ के आपको जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतना खतरनाक होता है, इंसान को मारना भी है ना तो इतना तड़पा के मारता है कि वो मौत की दुआ मांगता है इंसान। मायोंग गाँव जो है उसको ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है। ये इंडिया में? इंडिया में बायोंग। तो वो जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि जितना जल्दी हो सके ना इस जगह को खाली कर दो। घर में आवाज़ें बढ़ना चालू हो जाती हैं, कभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है तो कभी किसी के बातें करने की। एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है, पलटता है, जैसे ही गर्दन पीछे घुमाता हो उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई होती है, वो सीधे उस बंदे का गला पकड़ती है। फाइनली ज़िशान भाई आज स्टूडियो में मिल चुके हैं। बहुत सारा इनविटेशन और रिक्वेस्ट भेजने के बाद हाथ लगे, वो भी हमारे स्टूडियो में हाथ नहीं लगे, यंग पॉडकास्ट के स्टूडियो में हाथ लगे हैं। सबसे पहले ज़िशान भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे इनविटेशन पे आने के लिए। और ऑडियंस के लिए बता दूँ, ज़िशान भाई अपने हॉरर स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। एंड पेशे से या फिर ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, ये एक MBBS स्टूडेंट है, शायद फाइनल ईयर, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट है। एंड साथ साथ ये जाने जा रहे हैं पॉडकास्ट में डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस, हॉरर एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। जब बात हॉरर की आ रही है और इतने ख़तरनाक स्टोरी सुना रहे हैं तो हम कैसे इनको छोड़ सकते थे। तो आज उम्मीद है ईशान भाई ख़तरनाक सी स्टोरी आप लेके आए होंगे इंशाल्लाह। एंड मैं ऑडियंस से बोलना चाहूँगा एंड तक देखेंगे, आई प्रॉमिस यू एक्सपीरियंस आपका ज़बरदस्त होने वाला है। तो बिना देरी के ईशान भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो कहानी आप मुझे सुनाने वाले हैं, ये कहानी कहाँ से है? ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है जब मैं सीकर रहा करता था। तो अब सीकर में मेरा एक दोस्त था। सीकर जगह का नाम? जी, राजस्थान में एक जगह है सीकर, जैसे कोटा है ना एजुकेशनल हब, ऐसी सीकर में भी काफ़ी कोचिंग्स है। ओके, तो आपका बैकग्राउंड राजस्थान से है? हाँ, तो कहानियाँ सारी शायद यहीं से आ रही है। ओके, मैक्सिमम राजस्थान से स्टोरीज है मेरे पास। और ये है कि काफ़ी बार कोई कुछ सुना देता है, कहीं से मैं कुछ पढ़ता हूँ तो वो ले ली जाती है। तो बात है ये 2018 के आसपास, 18 की बात है। हाँ, मैं सीकर गया था तो मेरा एक दोस्त बनता है वहाँ पर। वो मुझे बताता है कि यार अभी घर पे कांड हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? ओके, हमारे पड़ोस में एक घर है तो वहाँ पे सुसाइड कर लिया किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। आपके लिए नॉर्मल सी बात है। ओके, लाशें वाशें देखते रहते हैं वैसे भी। फिर थोड़े दिन बाद बात पता चलती है हुआ क्या था। तो जो घर, जिस घर में सुसाइड हुआ है उस घर में पुरानी हिस्ट्री रही है कि एक, चलो वो हिस्ट्री जो है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो उस घर में जो फैमिली रहा करती थी वो लोग बोलते हैं अपने पड़ोसियों को कि यार हम शादी में जा रहे हैं 3 दिन के लिए, हमारे घर में कोई भी नहीं है रुकने वाला, तो आपके यहाँ से कोई एक इंसान 2-3 दिन के लिए रुक जाएगा हमारे घर पर। यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है अपने यहाँ पे, फॉरेन कंट्रीज में तो इतना किया नहीं जाता ये चीज़। तो उनके जो पड़ोसी होता है वो चले जाता है, ठीक है यार रात ही तो रुकनी है, जाके या घर में भी सोएंगे इसे, वहाँ पे भी सोएंगे। तो एक बंदा होता है, अपनी एज का होता है, 24-25 साल का बंदा होता है, वो जाता है उस घर में सोने के लिए। पहली रात जाता है वो, तो उसे ऐसा लगता है कि यार घर में थोड़ी सी मतलब बेचैनी सी है, कुछ गड़बड़। हाँ गड़बड़ है घर में, कुछ थोड़ा मतलब माहौल जो है घर का वो डरावना सा है। हाँ, भारीपन है, आपको एक वाइब फील होता है। हाँ, हवा में भारीपन है। पर ठीक है, अपने सिगरेट पीता है, मस्त हो जाता है। हाँ। फिर रात को मतलब वो सोने के बाद में रात को उसे ऐसा फील होता है कि यार कोई चल रहा है घर के अंदर, कॉरिडोर में कोई किसी की चलने की आवाज़ आ रही है। उठ के देखता है कि यार कहीं चोर तो नहीं आ गया, मेरे माथे पड़ जाएगी बात। वो जाके देखता, पूरा घर चेक कर लेता, कुछ नहीं मिलता उसे। ठीक है साहब, वो रात जैसे तैसे गुजार लेता। अगली रात को फिर हिम्मत करके जाता है, तो हो सकता है नींदों में मेरे को वहम हुआ होगा। तो अगली रात होती है, अगली रात वो खाना लेके जाता है घर से,
तो क्या यार अभी मन नहीं है खाना खाने का, रात को बाद में खाएंगे खाना। वो खाना ले जाके रख देता है डाइनिंग टेबल पे, और जाके जिस कमरे में उसको अलॉट किया हुआ था कि इस कमरे में सो जाया करना, उस कमरे में जाके मूवीज़ वगैरह देख रहा है। अब 12-1 बजे करीब उसको भूख लगती है, जाके देखता है तो जो ताज़ा ताज़ा बना हुआ खाना वो लेके आया था घर पे से, वो सड़ चुका है। मतलब कोई सेंस है इस बात का? टाइम ड्यूरेशन कितनी देर का ही हुआ है? मुश्किल से 3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे में खाना सड़ ही नहीं सकता। और फिर क्या यार, क्या पता कैसे सड़ गया। अब वहाँ पे जो सब सब्जियाँ फल वगैरह रखे होते हैं वो चेक करता हो, तो जैसे ही फ्रिज में से निकालता सब कुछ फ्रेश है। हाँ। वो निकालता है, डाइनिंग टेबल पे लेके आता है, काटता है, तो काट के वो पानी लेने जाता है। जैसे ही पानी लेके आया, कितना टाइम लगता है पानी लेके आने में? 2 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम। 5 मिनट में वो भी कीड़े पड़ गए उसके अंदर। मतलब उसका यहाँ पे दिमाग ठनक गया था। वो कह रहा है ये कुछ गलत हो रहा है इस घर में। वो अपने घर भागने की कोशिश करता, दरवाजा ही नहीं खुलता उसका। मतलब अंदर से नहीं खुल रहा, उसके घर का नहीं खुल रहा? जिस घर में ये है ना, हाँ। उस घर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा ओह। परेशान हो जाता, बड़ बड़ करता दरवाजे को, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। एक मोमेंट ऐसा आता है कि उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। वो एक कोई मतलब एंटिटी है, वो धीरे धीरे से चलती हुई उसके करीब आ रही है। वो कंधे पे हाथ रखती है उसके, बंदे की हालत ख़राब, उसी टाइम पे बेहोश हो जाता है वहाँ पे। अगली सवेरे उसकी आँख खुलती है तो घर भागता है वो, घर वालों से बोलता है ऐसा ऐसा हुआ है ये वो। तो बदकिस्मती देखो उसकी, उसी दिन उसके घर वालों को पता चलता है कि साहब हमारा बेटा ड्रिंक भी करता है। तो घर वालों को ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है वहाँ पे अकेला है तो ड्रिंक वगैरह करके और पड़ा होगा, इसलिए उसको ऐसा हेलुसिनेशंस हो रहा है। अब अगली रात को वो ना चाहते हुए भी उसे उस घर में जाना पड़ता है, पर वो प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ हनुमान चालीसा की किताब ले जाता है कि जब भी डर लगेगा मुझे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दूंगा। वो जाता है, धीरे जैसे जैसे रात गहराने लगती है, घर में आवाज़ें बढ़ना चालू हो जाती है। कभी किसी के चलने की आवाज़ आ रही है तो कभी किसी के बातें करने की। ये सब घर के अंदर ही? ये सब घर के अंदर चल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि उस घर के बाहर किसी को पता ही नहीं है कि इस घर के अंदर से कुछ हो भी रहा है। ये किसी प्रकार का हेलुसिनेशन तो नहीं? कहा भी जा सकता है हेलुसिनेशन हो सकता है, पर अगर हेलुसिनेशन होता तो इंसान इतना डीप वो डरता नहीं चीज़ों से, इतना रिएक्ट नहीं करता। हाँ, इतना रिएक्ट नहीं करता बंदा। अब वो कमरे में बंद हो जाता है, दरवाज़ा लगा लिया उसने, कमरे में पैक कर लिया खुद को, हनुमान चालीसा की किताब पढ़ रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, वो पढ़ना चालू करता। जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसकी आवाज़ कम होते होते रुकी जाती है खुद की। वो अक्षर नहीं पहचान पा रहा कि उसको प्रोनाउंसिएट क्या करना है। ये और बड़ी समस्या वाली बात। तभी किचन में से आवाज़ आती है बर्तन गिरने की। अब डरते डरते वो किचन में जाता है, देखता है सारे बर्तन ज़मीन पे बिखरे पड़े। अब ठीक है साहब, दूसरे का घर है, अब ऐसे बिखेरा हुआ तो छोड़ नहीं सकते। डरते डरते उस बर्तन समेटता है, और जैसे ही पलटता है बर्तन लगा के, वो जो जाली होती है उसमें पलटता है, जैसे ही गर्दन पीछे घुमाता है वो, उसके पीछे एक औरत खड़ी हुई होती है जिसका आधे से ज़्यादा चेहरा जला हुआ, जबड़ा लटक रहा, उसका ज़बान बाहर आ रही है और कपड़े वपड़े सब जले हुए उसके। वो सीधे उस बंदे का गला पकड़ती है। मतलब इतना करीब थी वो? हाँ, उसका गला पकड़ लेती है उसका, और वो चीखना चाहता है बंदा, चीख नहीं पा रहा। और वो औरत बोलती है कि तुझे यहाँ आने की किसने बोला था, ये मेरा घर है, मेरे अलावा और कोई नहीं रह सकता इसमें। पूरा रात वो उस कोने में बैठा रहता है बंदा, उल्टी कर रहा है, पूरा कमरा उल्टी कर करके भर दिया उसने। मतलब डर है उसका, और फिर उस औरत को देख के उल्टियाँ भी आ रही, इतनी डरावनी है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि जैसे आज आप बैठे हो ना, यहाँ पे वो बंदा है और जो दरवाज़ा है उस दरवाजे के सामने वो औरत खड़ी हुई है, और वो उसको देख के कंटिन्यू बस स्माइल कर रही है औरत। आज या तो तू मरेगा या तू बचेगा, अब वो तेरे ऊपर है, तू कितना सहन कर सकता है।
ठीक है साहब, जैसे तैसे करके वो रात निकाल लेता है। अगली सवेरे जब उसकी माँ जाती है चेक करने के लिए, यार 12 बज गई अभी तक आया क्यों नहीं छोरा, जाके देखती पूरा घर तहस महस हो रखा है। पूरा जो कमरा था जिसमें वो लड़का था वो पूरा उल्टी से फैली हुई, उल्टी जगह जगह पे बंदा भी बेड जिंदा है? बंदा भी जिंदा है। उसने कंबल ओढ़ रखा है, कस के कंबल ओढ़ रखा है, खुद को छुपा रखा है कंबल के अंदर। वो बोल रहा है चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आना मेरे पास, मैं मार दूंगा मैं। मतलब उसका मानसिक संतुलन हिल चुका था उस सिनेरियो को देखने के बाद में। फिर साहब जिनका घर होता है उसी शाम को वो लोग आते हैं, तो इसको घर में बांध के पटक रखा है, क्योंकि ये सुसाइड करने की कोशिश कर चुका है सुबह से 2 बार, जब से उस घर से लेके आए। उन लोगों से पूछा जाता है कि साहब क्या था तुम्हारे घर में ऐसा, हमारा छोरा पागल कर दिया तुमने? तो वो लोग बोलते हैं हमारे घर में तो कुछ भी नहीं था, हम तो इतने सालों से रह रहे हैं। तो क्या कितने साल हो गए तुम? अभी 4 साल पहले तो आए हो तुम लोग रहने के लिए। तो कि 4 साल में हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ, ना कभी हमारा खाना सड़ा, ना कभी हमें कोई नजर आया। अब ये जो औरत नजर आई थी, इसके जो तार जुड़े हुए थे वो उस लड़के के पास्ट से जुड़े हुए थे। जो लड़का भी सफर कर रहा है, जो सफर कर रहा है उसके पास्ट से जुड़े हुए थे इसके तार। कैसे बताता हूँ। आप ऐसे कह रहे सब्र करो भाई, बताता हुआ। हाँ, तो वहाँ पर सारा सिनेरियो देखने के बाद में उसके जो घर वाले होते हैं लड़के के, वो एक पंडित जी को बुलाता है। तो कहे यार पंडित जी चेक करो कि क्या समस्या है, ये लड़के को क्या हो गया हमारे, कि इसने ऐसा ऐसा बताया कि रात को इस तरीके से इसने एक औरत को देखा है। तो पंडित जी आते हैं, वो बोलते हैं कि यार घेरा बनाते हैं, हवन कुंड लगाते हैं, हवन की सारी सामग्री मंगाई जाती है, हवन करते करते बोलते हैं उस लड़के को सामने लाके बिठाओ मेरा। ओके। वो लाके बिठाते हैं, कुछ मंत्र जाप किया जाता है, तो उस लड़के के अंदर से एक औरत की आवाज़ आती है। वो पंडित जी बोलते कौन है तू? मैं रश्मि। रश्मि? हाँ रश्मि। तो क्या कौन रश्मि? तो कि तू पंडित तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, पर इसका बाप जानता है मैं कौन हूँ। लड़के का बाप? लड़के का बाप जानता है। सारे लड़के के बाप की तरफ देखते भाई कौन है। हाँ मेरा दिमाग कुछ गंदा चल रहा है। ओके। नहीं दिमाग को गंदा मत चला। ओके। लड़के के बाप की तरफ देखते हैं तो वो बोलता है कि ये हो ही नहीं सकता, रश्मि की तो मौत हो चुकी है। तो कि मौत हुई इसीलिए तो मैं आज तेरे बेटे के अंदर हूँ। अब रश्मि जो थी वो इस बंदे की लव इंटरेस्ट हुआ करती थी टीन एज में। बंदा मतलब जिसके अंदर है? हाँ, फिर बाप के? जिसके अंदर है। हाँ। तो बाप को पता चलता है तो कि साहब मेरा बेटा है इस तरीके से इस लड़की के साथ है। अब रश्मि जो थी वो ऑर्फन थी एक, और वो कुछ शायद पता नहीं कोई ऐसा कोर्स कर रही थी वो, तो उसको एक ये मतलब रेंट पे ले रखा था उसने ये घर जिसमें अभी ये लड़का जाके रह रहा था 3 दिन के लिए। वो रेंट पे ले रखा था उसने, और वो खुद का कोर्स वगैरह भी कर रही थी और बिजनेस भी चल रहा था उसका कुछ। तो धीरे धीरे इनकी बातचीत बढ़ती है, धीरे धीरे इनको प्यार हो जाता है एक दूसरे से। लड़के के बाप को पता चलता है कि साहब इस तरीके से ये लड़की है जो मेरे बेटे के साथ में है रिलेशनशिप में। अब इंडियन बाप वाला वो आ जाता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये ऐसे कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पर थी वो ये थी कि जो रश्मि थी वो ऑर्फन थी, तो उसके पिताजी को ये बुरी लगी तो कि एक लावारिस लड़की कैसे, अनाथ लड़की कैसे हमारे घर की बहू बन सकती है। पेरेंट्स को थोड़ा होता है कि अगर हम अपने घर में कोई भी जमाई ला रहे हैं या फिर बहू ला रहे हैं, पेरेंट्स को चाहिए कि उनके पेरेंट्स होने चाहिए। हाँ। ये मेरे को लॉजिकल लगता है, क्योंकि पेरेंट्स के लॉजिक के हिसाब से कि मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा लगता है कि उसके भी पेरेंट्स है, कुछ शादी के बाद कुछ भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ना पेरेंट्स को चाहिए होता है कि सामने वाला इंसान जो आपके घर में आ रहा है, या फिर चाहे वो जमाई हो चाहे वो बहू हो, उनके पेरेंट्स होने चाहिए। आई डोंट फाइंड एनी सेंस इन दिस। प्लीज कंटिन्यू। हाँ। तो उसके पिताजी जो बोलते हैं वो रश्मि के पास जाता है, रश्मि को डरा धमका देता है तो कि दूर हो जाए इससे ये वो। पर रश्मि जो थी वो ब्लाइंडली प्यार करती थी वो बंदे से अपने। वो बोल देती है कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाली, ना ये मुझे छोड़ेगा।
आपको जो करना है वो कर लो। तो यहाँ पे आता है फादर फैक्टर। इमोशनली बंदे को टॉर्चर करना चालू करता है बाप, तो कि या तो तू उसके साथ रह ले या हमारे साथ रह ले। सबसे बुरी चीज़। तो कि तेरी माँ के बारे में सोच, हमारे बारे में सोच, हमने इतने साल तेरे को बड़ा करा है, तेरे लिए हर चीज़ करी है। फिर एक टाइम के बाद अपनों को भी फील होने लग जाता है कि यार माँ बाप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपना बंदा जाता है रश्मि के पास में, वो बोलता है कि यार रश्मि नहीं हो सकता कुछ भी, तू तेरा देख ले, मैं मेरा देख लेता हूँ। तब रश्मि बोलती है कि तूने जितनी आसानी से बोल दिया कि मैं मेरा देख लूँ, तू तेरा देख लेगा, ये जो मेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है ये किसका देखेगा। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। मोस्टली लड़के के कैरेक्टर पर बात उठाता है, उसको डिसऑनर करता है लड़की को और वहाँ से चला जाता है। वो बात रश्मि को इतनी ज़्यादा चुभती है कि उसी नाइट में वो खुद को केरोसिन डालती है खुद के ऊपर और आग लगा लेती है। अब साहब पूरे मोहल्ले ने देखा कि किस तरीके से रश्मि कम घर से बाहर निकली और पूरे मोहल्ले में वो जलती हुई भाग रही थी चीखते हुए, पर मजाल है कि कोई एक इंसान भी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाए, बचाने के लिए। क्यों नहीं आया? क्योंकि साहब उसका कोई नहीं था, वो अकेली लड़की थी। ठीक है साहब, उसकी डेथ हो गई, पर उसकी जो आत्मा थी वो उस घर के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। पर समस्या यहाँ पे ये थी कि उसका जो एक वो था, क्या बोलते हैं उसको, एक एरिया होता है, हर रो का एक एरिया, एक पैरामीटर है, ऐसे बोलते हैं। एक पैरामीटर होता है, उसके बाहर नहीं जा पाती कहीं, मतलब कोई भी रो नहीं जा पाती उसके बाहर जब तक उसे कोई मीडियम नहीं मिल जाए। ओके। तो उसको मीडियम कब मिला? जब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस घर के अंदर जाता है। अच्छा, मतलब एंटिटीज का ऐसा होता है कि बिना मीडियम के अपने एरिया नहीं क्रॉस कर सकते? कोई चीज़ उनको रोकती है, मतलब क्या है ये? अब इसका तो मुझे भी नहीं पता, पर जितना मैंने पढ़ा है और सुना है तो कि एक मतलब वो होती है, एक इनविजिबल बाउंड्री होती है इनके बीच। अच्छा, ओके। अब जैसे कि मान लो कि आप हरियाणा में बैठे हो अभी, या चलो दिल्ली में बैठे हो, आपको चेन्नई में कोई रूह पहुंचानी है तो वो ऐसे उड़ के थोड़ा ना जा सकती, आपको कोई ना कोई एक मीडियम के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई रिंग हो गई, कोई भी ब्रेसलेट हो गया, किसी भी चीज के साथ उसको कनेक्ट कर दो और जिस इंसान के ऊपर पहुंचवानी है उसके पास भिजवा दो। ओके। तो इस तरीके से प्लीज। अब अपना बंदा जाता है उस घर में, वहां पर रहता है। अब रश्मि की जो रूह थी वो पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी, और उसने पहले 2 दिन उस बंदे को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा प्यार था उसके दिल में। पर तीसरे दिन जब वो लड़का डरा सहमा उस कमरे में बैठा था तो उसके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जिससे रश्मि नहीं सुन पाई। वो अपने कॉल पे था एक दोस्त के साथ में, वो दोस्त रैंडमली बोल देता है कि वो तेरी पुरानी एक्स का क्या हुआ। तो लड़का गाली देते हुए बोलता है कि मर गई पाप कटा। तो के तो बहुत सीरियस था उसके साथ। तो कि कौन सीरियस था? अभी लड़की ये बात सुनेगी तो उसके क्या बीतेगी। उसने पजेस कर लिया बंदे को अपना। रश्मि निकल भी जाती है बॉडी से, बोल देती है कि अब मैं कभी वापस नहीं आने वाली इसके शरीर में, तुम जानो इसके और ये जाना। पंडित जी जैसे ही घर जाते हैं अपने, रात होती है, बंदा अपने कमरे में जाता है और सुसाइड कर लेता है। वहाँ पे एक लेटर मिलता है वहाँ पर रखा हुआ, उस लेटर में लिखा था कि ये मुझे कभी छोड़ के गई नहीं थी, पंडित जी को दिखाने के लिए ये बस अपने घर से बाहर निकली थी और ये वापस मेरे पास आ गई है। और ये जो लेटर लिखा जा रहा है ये भी पोजीशन की हालत में मैं लिख रहा हूँ। रश्मि अभी मेरे ऊपर है और वो कंटिन्यू मेरे कान में बोल रही है फांसी लगा ले, फांसी लगा ले। मैं जीने लगा तो ये मुझे जीने नहीं देगी। ये कहानी थी जो मुझे उस बंदे ने सुनाई थी जिसके पड़ोसी था ये लड़का। तो कई बार जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती ना ज़िशान भाई, हमारे दिमाग में कई बार ऐसे आता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो, है ना। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया हो इस लड़के पे कि कोई चिपक जाए? नहीं, देखो ब्लैक मैजिक का जो सीन होता है ना वो तब होता है जब आपको किसी से हसद है
जलन है किसी से बहुत ज़्यादा तो किया जाता है। अब ये वाला जो केस था, इसको जब मैंने सुना था तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा था कि यार जो बंदी थी, रश्मि नाम की जो बंदी थी, वो इसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी थी, बहुत मतलब प्यार करती थी वो। और जब इसने उसे छोड़ा तो वो ये मतलब जुदाई सहन नहीं कर पाई वो। मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकता हूँ। कई बार मुझे ये डाउट आता था कि जो आत्माएं होती हैं वो बड़ी बुरी होती हैं, हमेशा हार्म करने में लगी रहती हैं। आपके इस स्टोरी से ये समझ आता है कि हर किसी आत्मा का, अगर वो हर्ट भी कर रही है ना, ऐसे ही नहीं कर रही है, ऐसे ही नहीं कोई ना कोई रीज़न कोई ना है, कोई reason। किसी ना किसी तरह शायद आपने उन्हें हर्ट करा है या उनको तकलीफ पहुंचाई है, तो उस वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही हैं। अब हम इसके बाद क्योंकि आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, आपने लोगों से सुना हुआ है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने अभी ब्लैक मैजिक थोड़ा सा जिक्र करा, जी। थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड हूँ, आजकल मुझे ये बड़ा फैसिनेट करती हैं चीज़ें। आपके पास कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंसेस किसी से सुना हो ब्लैक मैजिक के ऊपर? मेरा एक दोस्त है, नाम और जगह मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसके सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे कॉलेज में, बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि यार तेरे को पता है ब्लैक मैजिक कितना खतरनाक हो सकता है? मैंने कि कितना खतरनाक हो सकता है? ये बात कब की हो सकती है? ये बात जब हम कर रहे थे तो पिछले साल की है, बस इसका जो टाइमलाइन है वो आज से 5 साल पहले का है। ओके, नहीं जो हम डिस्कस कर रहे हो बैठ के पिछले साल डिस्कस कर रहे थे कि इतना खतरनाक होता है, इंसान को मारना भी है ना तो इतना तड़पा के मारता है कि वो मौत की दुआ मांगता है इंसान। अब मैंने पूछा उससे कि क्यों, क्या हो गया, तू क्यों बता रहा है ऐसा? तो अगला बोलता है कि हमारे जो चाचा जी हैं, मतलब मेरे दोस्त के चाचा, उन्होंने एक हवेली खरीदी थी। ठीक है साहब, कुछ 3-4 करोड़ की हवेली थी वो, और मार्केट रेट के हिसाब से बहुत सस्ती थी। बहुत सस्ता। तो उन्होंने एक डाउट लिया कि यार सस्ती क्यों है, पर फिर वही है कि यार पैसा आ जाता है जहाँ पे, वहाँ पे लॉजिक नहीं आता। क्योंकि सस्ती मिल रही है, ले लो, 1-2 साल रखेंगे और देखा जाएगा। वो हवेली ले तो लेते हैं और वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया जाता है। ये बहुत पुराने ज़माने की हवेली है, तो रेनोवेशन चल रहा है उसमें थोड़ा बहुत। अब एक दिन क्या होता है कि एक मजदूर बोलता है, साहब मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो कि क्यों नहीं कर सकता? तो कि यहाँ पे तो भूत घूम रहा है, मैं कैसे काम करूँगा? अब डाउट आता है कि यार भूत कहाँ से घूम रहा है? और लेबर क्लास जो होती है ना, उनको मतलब हर कोई ऐसा सोचता है कि साला लेबर क्लास जो हमेशा नशे में रहती है। ये टल्ली रहते हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है भाई मत कर, कोई और मजदूर कर लेगा। फिर इनका क्या है कि एक पंडित जी से इनका कनेक्शन है, पंडित जी को बताते हैं तो कि साहब पंडित जी हमने इस तरीके से एक हवेली ली है, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये मंत्र है, इनको जाके दीवारों पे चिपका देना, तुम्हारा जो काम अटक रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन ये लोग चिपकाने जाने वाले थे, उसी दिन 7वें फ्लोर से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। ऐसे ही कुछ नहीं हुआ, बस गिर गया। वो ऊपर वो क्या बोलते हैं उसको, ईंटें रखने के लिए गया था। जैसे ही उसने तगारी नीचे रखी ईंटों की, वो बोलता है कि मेरे को किसी ने धक्का दिया है और मैं नीचे गिर गया। धक्का दे के गिरने वाली बात समझ में ही नहीं आई किसी को। तो क्या तेरे अलावा कोई था ही नहीं वहां पर, तो तू गिर कैसे गया? ठीक है साहब, आई गई गर्दी बात क्यों, हो सकता है नशे में होगा। वो लोग जाते हैं, जो मंत्र वाले पेजेस होते हैं उनको चिपकाने लगते हैं, एक एक करके सब दीवारों पे चिपका देते हैं। अगले दिन काम वापस से शुरू किया जाता है, धीरे धीरे काम कंप्लीट भी होने लगता है। पर किसी की नज़र इस चीज़ पे नहीं पड़ी थी कि जो मंत्रों वाले कागज़ थे वो धीरे धीरे काले पड़ने लगे थे। अच्छा। और जो उनके ऊपर जिस भी तरीके का शाही या किसी भी चीज़ का यूज़ करके लिखा गया था ना, वो साफ होने लगा था, धीरे धीरे मिटने लगा था। तो कागज़ जो था, सफ़ेद कागज़ काला पड़ रहा था। ओके। अब उनको पता चलता है कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है। इतने में जो उसके चाचा की उसकी फैमिली, चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ, सारे बच्चों को लेके जाते हैं। दिखाने क्या ले गए थे?
मंत्र मिट रहा नहीं है। नहीं हाँ हवेली दिखाने के लिए Okay. लेके जाते हैं। तो बच्चों का तो ये है कि कोई भी नया घर दिख गया, हाँ भागे भागे फिरेंगे कि पूरा ये कमरा मेरा, वो कृष्ण, कमरा हाँ। मेरा। हम्म, अब साहब वो लोग जो देख रहे हैं, एक एक कमरे में घुस रहे हैं बच्चे। तो 3rd फ्लोर पे एक बच्चा है, सीढ़ियों के पास में भाग रहा था। भागते भागते वो 3rd फ्लोर से गिरता है, सीढ़ियों से नीचे गिरता गिरता 1st फ्लोर पे आता है। उसका सिर फट जाता है, 8 टाँके आते हैं उसके सिर से। ठीक है साहब, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। थोड़े बहुत टाइम में जब बच्चा बताने की कंडीशन में आता है, पूछता है कि क्या हुआ था, तो क्या, अरे मैं उस है ना बच्चे के साथ खेल रहा था, उस बच्चे ने मुझे धक्का दे दिया। कौन से बच्चे के साथ खेल रहा था तू? तेरे भाइयों के साथ? तो कि नहीं, वो एक बच्चा रहता है ना वहाँ पे, उसके साथ खेल रहा था। यहाँ पे इनका दिमाग ठनकता है कि साला एक बच्चा कौन सा है यहाँ पे, हमें तो नजर नहीं आया कोई सा। अब मजदूर की बात शायद याद आई होगी। अब मजदूर की भी बात का सेंस बन रहा है कि मजदूर भी कुछ ऐसा ही बोल रहा हाँ ऐसे ही तो नहीं बोल रहा था। फिर जो मजदूर ऊपर से गिरा था उसकी बात पे भी गौर किया जाता है, तो कि उसने भी बोला था कि मुझे किसी ने धक्का दिया है इसलिए मैं नीचे गिर गया। तो ये लोग एक मौलाना को लेके आते हैं। मौलाना साहब आते हैं, पूरा घर का अच्छे से मुआयना करता है और एक दीवार के पास में जाकर रुक जाते हैं। बोलते हैं खोदो यहाँ। वहाँ पे जब खोदा जाता है तो एक वुडो डॉल होती है ना, उस तरीके की एक डॉल निकलती है वहाँ से, जिसके ऊपर कुछ लाल कलर का शायद सिंदूर वगैरह कुछ लगा रखा था। उसके साथ में नींबू निकला एक, जिसके ऊपर बहुत सारी सुइयाँ लगी हुई थी। तो वो बोलते हैं कि इसको जला दिया जाए, जाना ही बेहतर है, उसका और कोई इलाज नहीं है। तो जितना भी सामान सबको आग लगाते। ठीक है साहब, 2-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अच्छा, ये सब जब सिनेरियो चल रहा था तो इस हवेली को खरीदने से पहले उस घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। पर जिस दिन से इन्होंने ये फैमिली मतलब ये इस फैमिली ने ये हवेली खरीदी थी, उस दिन से उनका सारा जितना भी बिजनेस था उसमें डिक्रीमेंट आ गया। उनकी जो सेविंग्स थी वो खत्म होने लग गई। और मतलब ऐसा हो गया कि यार कब खत्म होएगा ये सब। बुरा फेज चल रहा है, सब डिप्रेशन में है, घर वाले, बच्चों को चोट लग रही है, हर कोई बीमार हो रहा है। तो एक दिन मेरे दोस्त के पापा और उसके चाचा दोनों रात के टाइम पे घूमते घूमते हवेली में जाते हैं कि देख के आते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। चौकीदार बिठा रखा है वैसे तो, पर चौकीदार भी कितना ध्यान रखेगा। तो वो जाते हैं, देखते हैं कि चौकीदार गायब है। वो अंदर जाके देखते हैं कि हो सकता है अंदर घूम रहा हो चौकीदार। अंदर जाते हैं, पूरी हवेली देख लेते हैं, एक एक कमरा, कहीं पे कोई नज़र नहीं आता उन्हें। तो अब जब वो पीछे के लॉन में जाते हैं तो उन्हें छोटी छोटी सी जगहों पे खुदे हुए गड्ढे मिलते हैं कि यहाँ पे किसी ने खुदाई करी है। और गड्ढे वगैरह देख के उनका फोटोज खींच के वो जैसे ही पलटते हैं तभी कोई एक काले कपड़े में दीवार कूद के अंदर आता है, बाउंड्री से अंदर, बाउंड्री कूद के अंदर आता है उस लॉन में। तो ये लोग पकड़ लेते हैं, कौन है भाई तू, ऐसे कैसे हमारे घर में आ रहा है? तो ये तुम्हारा घर कब से हो गया? तो क्या हमने अभी अभी खरीदा है इसे। तो कि ये तो इतने सालों से बंद पड़ी थी हवेली पूरी, तो कि ये हमने खरीद लिया, अब यहाँ पे आना बंद कर दे। तो वो जो तांत्रिक होता है बेसिकली, वो जो अंदर कूदता है वो एक तांत्रिक कूदता है। अच्छा। तो वो जो तांत्रिक होता है वो बोलता है कि जितना जल्दी हो सके ना इस जगह को खाली कर दो या बेच दो, क्योंकि यहाँ तुम कभी बस नहीं पाओगे। लेकिन ये तांत्रिक को अगर ये अपनी जगह लग रही है कि मैं तो आ रहा हूँ बड़े दिनों से, आप लोग ही नए हो, मुझे नहीं पता था कि आपने खरीद लिया, तो अगर तांत्रिक इतना रेगुलरली यहाँ आता था, आना जाना है, तो कूद के क्यों आ रहा है? कोई लॉजिक है? फिर लॉजिक ये है ना कि सामने वाले गेट से आएगा ना तो लोग देख लेंगे उसे। अच्छा। और फिर उसकी जो कोई भी साधना वगैरह होगी उसमें दिक्कत देगी चीज है। तो कहते हैं कि लौट जाओ, यहाँ से रह नहीं सकते, यहाँ पे रह नहीं सकते तुम लोग। तो क्या अब हम कहाँ जाए, हमारा तो बहुत पैसा लगा हुआ है। तो कि तुम्हारा पैसा तो फिर भी वक्त के साथ रिकवर हो जाएगा, पर यहाँ पे मैंने इतना ब्लैक मैजिक कर रखा है, इतने तरीके की साधनाएं कर रखी है, चीज़ें गाड़ रखी हैं कि अगर तुम यहाँ पे रहने आओगे ना
तो 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो सकता है, इतनी आत्माएं यहाँ पे रह रही हैं आज के टाइम पे। ठीक है साहब, मान लेते हैं तांत्रिक की बात, तो फिर उन्हीं मौलाना साहब के पास जाते हैं जिनको पहले बुलाया गया था। तो कि आप चेक करो और बताओ कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब वो चेक करना चालू करते हैं, जहाँ मौलाना साहब बोल रहे हैं वहाँ पे खुदाई कर रहे हैं, कहीं पे हड्डी निकल रही है, कहीं पे कोई पोटली निकल रही है, कहीं पे कुछ निकल रहा है, कहीं पे किसी की तस्वीर निकल रही है जिसके ऊपर काला जादू कर रखा है, सिंदूर वगैरह लगा रखा है। मतलब इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक हो रखा था उस जगह पर, तो क्या वो फैमिली तो क्या कोई और फैमिली भी वहाँ पे बस नहीं सकती थी। फिर किस्मत से बिल्डर मिलता कि ये जगह कितने की है, तो क्या 3 में खरीदी हमने, तो क्या मैं 3.5 दूंगा, आज के आज खाली कर दो, मेरे को आज के आज दे दो। अब इनको तो वैसी परेशानी थी, निकलना ही था, इन्होंने निकाल दी। पर उस बिल्डर ने जब उसमें काम चालू करा, 1 महीने के अंदर उसके कम से कम 10 से 15 जो मजदूर थे गए, वो पूरी तरीके से मरे। कभी किसी गिर के सिर फट रहा है किसी का, इसका कि भी उस जगह को अबंडेंट छोड़ दिया। अब पता नहीं वो तांत्रिक आज भी आता है वहाँ पे कि नहीं आता है, साधना चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब ये स्टोरी अभी भी कहीं कंक्लूजन पे नहीं है कि खत्म हुई है नहीं हुई। हाँ। मुझे पता है कभी कभार यकीन नहीं होता है, आज के ज़माने में 2024 चल रहा है और जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब चीज़ों को लेके इतना आगे बढ़ रहे हैं, उड़ने वाली कार और ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस ट्रेन, इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी पनप रही है। और मुझे लगता है कि शायद इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज में होती है, फॉरेन कंट्रीज में भी ब्लैक मैजिक बहुत प्रोमिनेंटली होता है। और ऐसा मान लीजिए आप कि मतलब साउथ अफ्रीका में एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे ब्लैक मैजिक की चीज़ें मिलती है। आप वहाँ से सामान खरीदोगे, पीछे ही लोग बाग बैठे रहते हैं, उनके पास उनको ले जाके दो कि साहब ये आदमी है, इसके ऊपर ये ब्लैक मैजिक करना है, वो करके दे देगा। इनका क्या मतलब बिजनेस वगैरह होता है, लोग पैसे कमाते हैं इससे? हाँ। मान लीजिए कि मैं ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ, आपको किसी से जलाना है, किसी को नीचे धकेलना आपको करियर में या किसी भी तरीके से, या आपका किसी से लड़ाई हो गई आपकी और आप चाहते हो कि वो इंसान भुगते उस चीज़ को। आप मेरे पास आए, मैंने 2-4 चीज़ें मंगाई, वो मिल गई मुझे, फिर मैं डिमांड करूँगा तो कि इतने इतने 1000 रुपये या इतने इतने लाख रुपए लगेंगे और जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा चल रहा है बिजनेस। तो एक तरह से तो फिर ये भगवान नहीं हुए कि अपने हिसाब से दुनिया को चला रहे हैं। हाँ, वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग। मायोंग गांव का नाम सुना होगा? किसका? मायोंग गांव का नहीं सुना। मायोंग गांव जो है उसको ब्लैक मैजिक का कैपिटल कहा जाता है। ये इंडिया में है? इंडिया में बायोंग, मायोंग, मायोंग जी, शायद असम में है ये। अच्छा, असम में या उड़ीसा में, मेरे को कंफर्म याद नहीं है। अब मायोंग नाम का एक गांव है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे इतने खतरनाक लोग हैं कि वो इंसान के शरीर में जानवर का सिर फिट कर सकते हैं, या ब्लैक मैजिक का मतलब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का स्पेल पढ़ के आपको जानवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बंगाल, वेस्ट बंगाल भी बड़ा फेमस है ब्लैक मैजिक। ऐसा क्यों है कि बोलते कि भाई अगर बंगाली है कोई दूर रहो, ऐसा कोई मतलब कोई रीजन है क्या कि उधर क्यों इतना, या फिर उन लोगों को कोई बदनाम कर रखा है, कोई कारण है क्या ऐसा कुछ? ऐसा सच में प्रॉपर कारण तो नहीं पता। हाँ। पर बहुत सुना है मैंने भी कि वेस्ट बंगाल में ब्लैक मैजिक बहुत होता है। पर जो ये मैं गांव बता रहा हूँ आपको, मायोंग गांव, ये नेक्स्ट लेवल जगह है। चलो भाई, जब आप अगली बार आओगे ना, हाँ। जब भी मेरे रिक्वेस्ट पे आओगे, तो वेस्ट बंगाल की आप कोशिश करना कि कहीं से भी कनेक्शन से कुछ भी निकले तब मुझे बताना, क्योंकि सुना बड़ा है मैंने कि वेस्ट बंगाल में ऐसा होता है। वो लोग डरते भी बंगाली से कि भाई मैजिक कर देते हैं ये लोग। थैंक यू सो मच ज़िशान भाई, आप मेरे रिक्वेस्ट पे आए और हमने बड़ा प्यारा सा और इंटरेस्टिंग हॉरिफाइंग पॉडकास्ट हमने शूट किया है। एंड आई होप हमारी ऑडियंस को ये एक्सपीरियंसेस, ये कहानियाँ अच्छी लगे। अगर अच्छी लग रही है, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी ज़िशान भाई, आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह किधर, कैसे अगर लोग रीच आउट करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें? डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और मेल आईडी आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक अब अभी हमें रैप करना चाहिए।
Thank you so much for watching, and that's a wrap on this video.